Hello, class 12th. I hope you all are good, as you always are. अच्छा, tell me one thing. Have you ever wondered कि जब इंडिया में पैसे छापने की मशीन है, तो क्यों ना इतने पैसे छाप दी जाए कि गरीबी कम हो जाए? आया होगा, बिल्कुल आया होगा दिमाग में, है ना? या कभी ऐसा आया है कि मतलब पैसे कौन छापता है? किसके पास अथॉरिटी पैसे छापने की? तो क्यों नहीं छापते इतने ज्यादा पैसे, है ना? तो यही आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में, ठीक है, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और कुछ ऐसे आप नई चीजें सीखोगे इसमें जो आपने कभी नहीं सीखी होंगी। सो I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. all right class, now we are going to start banking. This is the one of the easiest chapter of our book, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि एक तो easiest है तो उसमें स्कोर करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कमर्शियल बैंक की कमर्शियल बैंक क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस है, सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, ये दोनों चीज पढ़ेंगे। फिर सेंट्रल वर्सेस कमर्शियल बैंक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और मनी क्रेडिट क्रिएशन, अब ये क्या होता है, इसमें हमको पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे पैसे जनरेट कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ बैंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पेपर में कई बार पूछा गया इसमें से। तो एक एक चीज हम लोग डिटेल में करते चलेंगे इस चैप्टर में, आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट की टर्म्स बताता चलूंगा, तो आप मार्क करते चलना, ठीक है। कमर्शियल बैंक, व्हाट डू नो कमर्शियल बैंक, ये क्या है? प्राइमरी यूनिट है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। अगर हमारे कमर्शियल बैंक नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। द मेन एम टू अर्न प्रॉफिट, इनका जो मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है ऑन द बिहाफ ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज होती हैं? जैसे कि आपको लोन प्रोवाइड करना, आपके सेविंग करना, मतलब डिपॉजिट जो आपको उनको सेव करना, ठीक है। और भी बहुत छोटी छोटी सर्विस होती है, हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। नाउ कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ग्रांटिंग लोन, लोन देता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में भी क्या है? हेल्प करता है। कौन? हमारा कमर्शियल बैंक। विद द मेन एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए वो ये सब चीजें करता है, ठीक है। बिना प्रॉफिट के कोई कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, ये सब आपके ऐसे बैंक है जो कि आप बहुत ज्यादा फेमिलियर भी होंगे बैंकों से, और सबका अकाउंट भी होगा इसमें। नाउ अर्निंग प्रॉफिट इनका क्या होता है? मेन एम होता है। और क्या सर्विस देते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन और मेकिंग इन्वेस्टमेंट। चलो आगे देखते हैं। हमारा जो इंडिया है, अभी तक मार्च 2024 तक हमारे कमर्शियल बैंक टोटल कितने हैं? 141। हमारे इंडिया में टोटल 141 कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे एसबीआई, ठीक है, कैनरा, ये सब क्या है? आपके किससे बिलोंग करते हैं? बैंक के थ्रू। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी, ठीक है, आईसीआईसीआई, तो ये आपके क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 45 फॉरेन बैंक, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, 6 पेमेंट बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक, और 2 लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और ये टोटल कितने हैं? 141। नाउ जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो कि पैसों से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आपको बैंक एक्सेप्ट, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके पैसे डिपॉजिट भी करते हैं और आपको लोन भी देते हैं। बट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बैंक नहीं होते, ध्यान समझना। जैसे एलआईसी, एलआईसी क्या करता है? ऑफर लोन्स, एलआईसी क्या ऑफर लोन्स ऑफर करता है, बट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये हमारे क्या है? बैंक नहीं होगा, ठीक है। बैंक वो होता है जो पैसे भी एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट करे और लोन भी प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड बैंक। ऐसी पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस क्या है? आपके पैसे तो एक्सेप्ट करता है बट लोन ऑफर नहीं करता, तो ये भी हमारा क्या है? बैंक नहीं है। चलो अब फंक्शन क्या कमर्शियल बैंक के? कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है, पेपर में पूछा गया है, बट इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन, फिर दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है मेन फंक्शन की, उसका मेन काम क्या है। सेकेंडरी की इसके अलावा और क्या क्या काम है उसके पास, राइट। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सबसे बड़ा और मेन काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो सारे जितने पैसे हैं अपने पास जमा करता है बैंक। एक अगर मैं आपको बोलूं
अगर मैं आपको बैंक का नाम बोलूँ तो सबसे पहले दिमाग में आपकी चीज क्या आएगी कि पैसे जमा करने हैं, ठीक है। मैं बैंक जा रहा हूँ, क्यों? पैसे जमा करने हैं, निकालने हैं या जमा करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम होता है बैंक का? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, राइट। दूसरा क्या काम होता है उसका? एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब कि लोन प्रोवाइड करना, ये प्राइमरी काम है उसका। पैसे जमा करना, लोन देना, पैसे जमा करना, लोन देना, ये प्राइमरी काम है उसके। बाकी और अदर काम क्या है? सेकेंडरी काम इनके अलावा। पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ऐसे लोग जो कि बिजनेस करते हैं और उनके पास कई बार होता है कि बैंक में पैसे नहीं होते और उनको अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या है, एक्सेस अमाउंट निकाल सकते हैं अपने बैंक से। इसको आगे डिटेल में करेंगे और अच्छे से समझाऊंगा। जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी इसका एक फंक्शन है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, ये क्या है इसके सेकेंडरी फंक्शन है। इसको हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो, पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब है एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, कि जैसे जैसे नीड होती है सोसाइटी की वो वैसे वैसे क्या है एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, ठीक है। पहला है करंट डिपॉजिट। करंट, हमारे तीन तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। पहला है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट का मतलब है जितने भी बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, या जिनके फर्म्स होंगी, जितने भी बिजनेस चला रहे होंगे लोग, उनको ही करंट अकाउंट खोलने का मतलब खोल सकते हैं वो, ठीक है, करंट अकाउंट। उनके अलावा कोई भी नहीं खोल सकता करंट अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल नहीं। दे आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। इसका मतलब है जो भी डिपॉजिट हम लोग करेंगे वो क्या है, रीपे करेंगे जब चाहे तब, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट में क्या होता है, हम जितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं, जितनी बार भी पैसे डाल सकते हैं, और किसी भी अमाउंट का, ठीक है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं होती। बट जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, जो नॉर्मल पर्सन का होता है, उसमें क्या है, सेविंग के लिए क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती है। सेविंग अकाउंट्स में क्या होती है ना, कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे कि आप यूपीआई में देखो कि 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, है ना। और कुछ होती है कि आप एटीएम में सिर्फ 20,000 रुपए निकाल सकते हो, ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। या एटीएम से आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो। बट जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट डिपॉजिट, इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। जैसे कि क्या है, मेंटेन बाय बिजनेसमैन, ये क्या है, बिजनेसमैन के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। ड्रॉन अपॉन चेक, बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इसमें से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं चेक के थ्रू, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ हम लोग जितने मर्जी पैसे निकाल सकते हैं। बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। सबसे बड़ा और मेन फीचर है किसका, करंट डिपॉजिट का, कि इधर इसको क्या है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में हमको पैसों पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, जैसे सेविंग अकाउंट में मिलता है पैसे जमा करने पे इंटरेस्ट, बट यहाँ पे नहीं मिलता। बैंक्स इम्पोज सर्विस चार्ज। अभी सर्विस चार्ज क्या है, ऐसी कौन सी सर्विसेज होती हैं जो कि करंट अकाउंट को मिलती है? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि ऐसे बिजनेसमैन, कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक में सिर्फ 20,000 रुपए रखे हैं, ठीक है, और आपको पेमेंट करनी है 30,000 रुपए की। तो जो 10,000 है वो क्या है, बैंक आपको उधार दे देगा शॉर्ट टर्म के लिए, कि आप अभी क्या है 30,000 रुपए पे कर दो और 10,000 रुपए हम आपको उधार देते हैं। तो यही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि हम लोग ओवर ड्राफ्ट कर ले रहे हैं, मतलब निकाल ले रहे हैं, ठीक है। चलो, अब दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। तीनों का मतलब एक ही होता है। द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम तक, जैसे आप बोलते घर पे होता है ना कि हमने एफडी करा रखी है ना, तो एफडी इज फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो एफडी करा रखे, एफडी का मतलब होता है कि कुछ फिक्स टाइम तक हमने उसमें पैसे डाल रखे हैं। सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। चेकेबल फैसिलिटी का मतलब क्या है, चेकेबल का मतलब है कि जब मर्जी हम लोग जब निकाल सकते हैं, बट फिक्स डिपॉजिट में हम लोग पैसे जब मर्जी तब नहीं निकाल सकते। अगर हमने निकालने की कोशिश करी, जो जितना इंटरेस्ट हमारा जुड़ा है वो भी नहीं मिलेगा, और हमारी एफडी क्या है, ब्रीच हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। दिस डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये डिपॉजिट क्या है, इन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि हमने कुछ सर्टेन अमाउंट क्या है वहां पे जमा करा रखा है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत ज्यादा इन द सेंस की कंपेरेटिवली, अगर हम लोग सेविंग अकाउंट से कंपेयर करें तो उसमें बहुत ज्यादा मिलता है। नाउ सेविंग अकाउंट, कंबाइन फीचर ऑफ बोथ करंट एंड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों के फीचर्स को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट गिवन चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, यहाँ पे चेक फैसिलिटी का मतलब ये है जब मर्जी चाहे तब निकाल सकते हैं, ठीक है। टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट बट सम रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज, यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन थी, बट यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। दोनों में डिफरेंस है, कई बार पूछा जाता है
करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल, कि कितने हम लोग पैसे निकाल रहे हैं कितने नहीं निकाल रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेविंग का कम होता है कंपेरेटिवली टर्म के, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि फिक्स डिपॉजिट का क्या होता है, कम होता है, और इधर सेविंग डिपॉजिट का क्या होता है, सॉरी मतलब टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट का ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग डिपॉजिट का क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। चलो, दिस इज बिजनेस, आई डिड बिजनेस, आई एम रिच। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बैंक क्या है यहाँ पे आपके क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है बेसिकली। उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। चलो, एडवांसिंग लोन, एडवांसिंग ऑफ लोन का क्या मतलब है कि अब बैंक यहाँ पे क्या है, आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंक गिव लोन टू नीडी बोरोवर, जो जिनको जरूरत होती है, आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व। अब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, सर्टेन कैश रिजर्व रखते हैं। अब यहाँ पे मतलब बता, मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज आज किसी ने 100 रुपए क्या है बैंक में जमा कराए, तो बैंक में जमा कर, जब 100 रुपए जमा हुए बैंक में, तो क्या हुआ, तो बैंक ने अपने पास क्या है 20 रुपए रख लिए। 20 रुपए रखने के बाद कितने बचे, 80 रुपए। 80 रुपए क्या है, लोन पे दे दिए, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो 100 रुपए में से उन्होंने 20 रुपए रिजर्व रख लिए और बाकी का है 80 रुपए के क्या है, लोन दे दिए। तो जो 20 रुपए है वो क्या है, सर्टेन रिजर्व, सर्टेन कैश रिजर्व। अब ये कुछ कैश रिजर्व अपने पास क्यों रखती है, मैं एक बात बताता हूँ कि जो अब आज क्या है 100 रुपए आए, कल अगर मैं अपने पैसे वापस मांगने आ गया, ठीक है, कि मेरे जो 100 रुपए थे उसमें से 20 रुपए मेरे को दे दो, 80 रुपए अपने पास रख लो, कोई नहीं। बट अगर वो एक भी रिजर्व नहीं रखता तो वो मेरे को पैसे नहीं दे पाता, है ना। तो कुछ रिजर्व इसलिए रखता है अपने पास ताकि अगर कोई पैसे विड्रॉल करने आ गया तो उनको भी उधर वो दे सके। तो फिर से पढ़ते इस लाइन को, बैंक गिव लोन टू द नीडी बोरोवर आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व। वो क्या है, अपने पास कुछ पैसे जमा करके रखता है, एंड इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम देम, ठीक है। और उनसे जिनको जो लोन देता है उनको क्या है, उनसे क्या है, पैसे चार्ज करता है। मतलब कि क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। दे चार्ज हाई रेट इंटरेस्ट, हाई रेट इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वो उनसे हाई रेट का इंटरेस्ट चार्ज करता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेविंग अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आपको मिलेंगे 3 से 4% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, मतलब कि हमको मिल रहा है, इनकम हो रही है, ठीक है। अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को वो 8 से 9, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 8 से 9% का क्या इंटरेस्ट मेरे से लेंगे। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वहां पे ये क्या है, अर्न करते हैं, यहाँ पे वो प्रॉफिट कमाते हैं। कौन, बैंक यहाँ पे प्रॉफिट कमाता है। क्लियर है। चलो, अब कौन किस किस कितने तरह के लोन होते हैं, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का क्या मतलब, क्रेडिट गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट। कोई भी ऐसा मतलब जो अपने करंट एसेट के बदले, मतलब जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक हो गया, इसके बदले क्या है, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। दूसरा है डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है, लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड। इसका मतलब है कि मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि मेरे को लोन चाहिए, डिमांड लोन चाहिए। फिर बैंक ने बोला कि मिनिमम 7 दिन तक मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, 7 दिन के बाद मैं आपसे कभी भी पैसे मांग सकता हूँ। जैसे कि 10 दिन में मांग लूँ, 18 दिन में मांग लूँ, ठीक है, मैं कभी भी आपसे पैसे मांग सकता हूँ, चाहे 1 साल में मांग लूँ, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं देते वो। डिमांड लोन का मतलब ये होता है, लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। मतलब बैंक क्या है, कभी भी पैसे मांग सकता है, बट नॉट बिफोर 7 डेज। 7 दिन से पहले नहीं मांगेगा, बट 7 दिन के बाद जैसे वो 8वें दिन भी मांग सकता है, 10वें दिन भी मांग सकता है, या 2 महीने तक भी मांग सकता है, ठीक है। कितने दिन भी मांग ले, मतलब कभी भी मांग लेगा वो, ठीक है। बट हाँ, ये होता है कि एक दिन पहले आपको नोटिस देगा कि मैं आप मेरे को मेरे पैसे वापस कर दो, इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 24 घंटे का या 1 दिन का, ऐसे। चलो, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल वर्ड आ गया। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि गिरवी रखना, कि आपने अपने सामान क्या है गिरवी रखा, जैसे गोल्ड रख दिया गिरवी, ठीक है, या पेपर्स रख दिए कोई गिरवी, ठीक है, घर के कागज रख दिए, तो उसके बदले में क्या है, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। समझ में आ गया। यहाँ तक हमने क्या करा, प्राइमरी फंक्शंस। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, कस्टमर अलाउड टू ओवरड्रॉ करंट अकाउंट हिज करंट अकाउंट अपॉन द एग्रीड लिमिट। की कुछ लिमिट होती है, देखो सबको अगर वो लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने लग गए हर करंट अकाउंट के पर्सन को या होल्डर्स को,
तो क्या होगा कि उनका तो लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो कुछ लिमिट होती है कि जैसे मेरा टर्नओवर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा टर्नओवर जो है 1 करोड़ का है, ठीक है, 1 CR का मेरा टर्नओवर है। टर्नओवर मतलब मैं इतने की सेल करता हूँ। तो इसके बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे वो मेरी लिमिट सेट कर देंगे कि आप यहाँ तक क्या है पैसे निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे सपोज ऐसा नहीं है, ठीक है, सपोज 1 करोड़ पे मैं 10 लाख तक क्या है ओवरड्राफ्ट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये रैंडम अमाउंट बताया मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि 1 करोड़ पे 10 लाख, 2 करोड़ पे फिर 20 लाख, 3 करोड़ पे 30 लाख, ऐसे। चलो, शॉर्ट पीरियड, ये क्या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि वो फ्री में देते हैं, नहीं, अगर आपने ओवरड्राफ्ट निकाला है उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कि जितना भी आपने अमाउंट ओवरड्रॉन किया है, एक तरीके से लोन हो गया, मैं आपको बताऊं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसका नाम दे दिया ओवरड्राफ्ट। चलो, इसमें यह है कि बट आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पे क्या मतलब है, द होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद इन द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। अब ये अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बट यहाँ पे जो कुछ आर्ट्स के बच्चे भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे मतलब बता दूं क्या होता है, एक ए है, एक बी है, ठीक है। ए ने क्या है सामान खरीदा है बी से, अब बी ने क्या किया है, बी को पैसे देने हैं, सॉरी, ए ने सामान खरीदा है बी से, ठीक है। अब ए को क्या है पैसे देने हैं बी को, ए ने सामान खरीदा, ए परचेजर है, ए को पैसे देने हैं बी को। अब ए ने क्या है बिल बना के दे दिया कि आप मेरे बदले में बैंक से पैसे ले सकते हो। तो बी क्या करेगा, ये बिल लेके बैंक के पास पहुंच जाएगा, बैंक इसके पैसे मेरे को दे दो, अब बाद में इससे लेते रहना। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट बिल डिस्काउंटेड, जो होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो बिल डिस्काउंट कर सकता है। डिस्काउंट का यहाँ पे मतलब है वो पैसे ले सकता है विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब मैच्योर होने से पहले क्या है वो बैंक से ले सकता है। बैंक क्या है कमीशन काटेगा, जैसे कि ए ने क्या है बिल दिया बी को, तो जब बी पैसे लेके आएगा, तो जब बी पैसे लेके आएगा, सपोज 100 रुपए लेके आया, और इस पे जो कमीशन मिलेगी मतलब लगेगी वो कौन देगा, ए पे करेगा बैंक को, ठीक है, समझ में आ गया। ऑन मैच्योरिटी बैंक गेट इट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। अब यहाँ पे क्या मतलब मैच्योरिटी में क्या है वो, जब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यहाँ पे मतलब है, देखो बिल जो होता है ना, मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ इसको, ठीक है। ए है, ठीक है, और बी है। ए ने क्या है सामान खरीदा है, ठीक है, परचेजर है, और ए क्या है सेलर है। अब यहाँ पे क्या है, ए ने जब सामान खरीदा तो इसने ना बिल इशू कर दिया, क्या इशू कर दिया, बिल इशू कर दिया। बिल इशू मतलब है कि एक मेमो, मतलब मेमो तो नहीं कहेंगे, बिल इशू कर दिया, ठीक है। अब ये बिल लेके ना इसको दे दिया, इसने बोला, ए ने बोला कि जब आपको पैसे चाहिए आप बैंक से जाके क्या है मेरे बदले का पैसे लेके आ सकते हो, ठीक है, बैंक से जाके पैसे ले आना, ठीक है। जब बैंक जाएगा तो बी ने क्या है पैसे ले लिए, ठीक है, जब बी ने पैसे ले लिए, अब ए क्या है मैच्योरिटी मतलब 10 दिन बाद, अगर वो बिल 10 दिन का है, हफ्ते भर का है, तो वो 10 दिन या हफ्ते भर बाद क्या है बैंक को अपने आप पैसे दे देगा। समझ में आ गया होगा आप सबको, नहीं आओ तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। चलो, और इस पे आते हैं एजेंसी फंक्शन। बैंक चार्ज सम कमीशन फॉर दी सर्विसेज। अब एजेंसी फंक्शन का क्या मतलब है कि कुछ सर्विस ऐसी होती है कि बैंक उस पर क्या है चार्ज करते हैं, उस पर पैसे लेते हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड, कि पहला ये ट्रांसफर करते हैं फंड का। इकोनॉमिकल एंड इजी रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, ठीक है, मतलब कि फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए ये क्या सर्विसेज चार्ज करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पैसे भेजते हैं 1000 रुपए, ठीक है, और चार्जेस मतलब कि कटते हैं 1100 रुपए, मतलब 100 रुपए यहाँ पे क्या है इन्होंने अपने चार्जेस ले लिए। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जैसे कि चेक, बिल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस। अब ये इन सब के क्या है, ये सब की फैसिलिटीज देने के लिए आपको इसके क्या है पेमेंट लेते हैं आपसे। आपको याद होगा कि आपके घर में कई बार आपने सुना भी होगा कि जो एसएमएस फैसिलिटी होती है, एसएमएस फैसिलिटी, तो उसके लिए क्या है बैंक चार्ज करता है पैसे। कितना चार्ज करता है, साल का 35 रुपए हो गए, ठीक है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो देते हैं
वो साल के 1000 रुपए लेते हैं क्रेडिट कार्ड के। तो ये कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, तो वहां पे क्या है, ये क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर भी एक है सर्विस, पैसे चार्ज करते हैं। परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसमें जो कमीशन होगा उसमें पैसे लेंगे। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। अगर ये इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी आप इनसे करोगे कि हमारे कितना इनकम टैक्स है, कितना पे करे, तो उसमें भी क्या है, अपनी कमीशन बांधते हैं और चार्ज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। फर्स्ट इज लॉकर फैसिलिटी। जनरल यूटिलिटी फंक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि जो जनरली यूज होती हैं चीजें वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक हमको प्रोवाइड करते हैं लॉकर फैसिलिटी की। हमने अपने गोल्ड वहाँ पे जाके जमा करा दिए। ट्रेवलर्स चेक, कि बाहर कहीं पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही या पैसे नहीं है तो हम लोग क्या चेक लेके जा सकते हैं। और ट्रेवलर्स चेक, जो ट्रैवलिंग करते हैं उनको चेक प्रोवाइड होता है, वो कहीं भी पे कर सकते हैं उसे। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि किसी, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर मेरे बदले का बैंक ने बोल दिया कि ये क्या है, पैसे बहुत अच्छे, मतलब इनके टर्म्स अच्छे हैं पैसों में, ये किसी के पैसे रोकते नहीं है, तो मैं, मेरे को कोई भी उधार दे सकता है। तो अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो बैंक मेरे बदले का पैसे देगा। तो ये क्या है, एक टर्म होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, जिसमें लिखा रहता है कि ये क्या है, इनके फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगर ये पैसे नहीं देते तो क्या है, इसके बदले बैंक पैसे दे देगा अगर मैं किसी से लोन लेने जाऊं तो। ठीक है, ऐसी अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज होती हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली सर्विसेज हैं जो कि कौन प्रोवाइड करता है, हमारे कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक। ठीक है, इसमें से पेपर बहुत बनता है और बहुत बार क्वेश्चन आए भी हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके जो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन इसका है, दिखाता हूँ, ये वाला कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेपर आने के चांसेस 100% है। 110% में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है, इट इज एन एपेक्स सुप्रीम बॉडी। एपेक्स और सुप्रीम बॉडी, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर और ऊंची बॉडी है किसकी, दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंक्स हैं उनको कौन ऑपरेट करेगा, हमारे सेंट्रल बैंक। उनको कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। कौन रेगुलेट करेगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। देखो दो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई कि क्या है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल बैंक। और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया, हमारे कंट्री की जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जो हमारे इंडिया के पैसे जो हैं, कौन देख रेख करेगा उसके, सेंट्रल बैंक। आपको याद होगा मैंने शुरू वीडियो में आपसे क्या कहा था कि पैसे कौन छापता है, आता होगा दिमाग में, तो सेंट्रल बैंक ही है जो पैसे छापता है। ठीक है, यही देखता है कितने पैसे छापने हैं, कितने पैसे नहीं छापने, और क्यों छापने और क्यों नहीं छापने, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज एन एपेक्स सुप्रीम बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। आई होप यू गेट इट। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ द नोट इशूइंग। ये अकेली ही ऐसी एजेंसी होती है जो कि नोट इशू करती है। एंड कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि हमारे इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होगी, कि कितनी मनी होनी चाहिए हमारे इकोनॉमी में, वो कौन बताएगा, सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, नाम सुना होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा, आरबीआई। आप अपने नोट देखना, कोई भी नोट उठाना, उस पर एक लाइन जारी होती है, उस पर आरबीआई लिखा होता है, और बहुत जगह लिखा होता है हमारे नोट्स पे। ठीक है, किसी भी नोट को उठा लेना। यूके, यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए का है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अपना कमर्शियल बैंक होता है, सॉरी सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, और जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को, और क्या करता है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखता है अपनी कंट्री की, कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितने नोट इशू होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। चलो अब फंक्शन, इसके कुछ फंक्शन है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ जाएगा, राइट 3 फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, या बोल दिया जाएगा बैंकर्स बैंक सुपरवाइजरी रोल का क्या मतलब है, या बोल दिया लैंडर और लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि 3 फंक्शन बताओ, या फंक्शंस के नाम लेके आपको बोल देगा एक्सप्लेन करो। ठीक है,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 7 फंक्शन है। जो 7th फंक्शन है ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग अभी जो इस वीडियो में हम लोग ये 4 कवर करेंगे, और जो हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा क्रेडिट क्रिएशन वाला, वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। चलो, इश्यूअर करेंसी, इश्यूअर ऑफ करेंसी का मतलब इट हैज द सोल अथॉरिटी, मतलब कि ये एक अकेली अथॉरिटी होती है, क्या इशू करती है, पैसे को इशू करती है। जैसे नोट्स जितने भी हमारे इंडिया में, कौन इशू करता है, आरबीआई। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, जितने भी 1 रुपए के नोट होंगे और कॉइन्स, जितने भी रुपए के कॉइन्स हो, वो सब कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे इशू करते हैं 1 रुपए के नोट और कॉइन्स। सिग्नेचर ऑन 1 रुपी नोट बी एस फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपी के ऊपर जो हमारे साइन होते हैं वो कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। वाइल अदर नोट साइन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, हमारे जो साइन करते हैं वो बाकी नोट्स को कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्लीज लेट मी नो कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन द कमेंट सेक्शन, राइट। इट हैज मोनोपोली टू इशू द नोट्स। मोनोपोली कहाँ पे, क्या मतलब है, आप लोग 11th क्लास में मोनोपोली पढ़ के आए होंगे, राइट। वैसे वो सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट मोनोपोली का मैं आपको मतलब बताता हूँ। मोनोपोली मतलब होता है ऐसी मार्केट जो एक सिंगल ही ऑपरेट करती है, मतलब एक ही कंपनी होती है जो उस मार्केट में ऑपरेट करती है। जैसे कि आपके रेलवे, ठीक है, रेलवे क्या है, एक ही, पूरे इंडिया में एक ही रेलवे है, ठीक है, जो कि ऑपरेट करती है। तो मोनोपोली होता है यहाँ पे नोट इश्यू करने का जो अथॉरिटी किसको है, सिर्फ एक ही को है, आरबीआई को। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही मार्केट, ठीक है, टू इशू ऑफ द नोट, मतलब कि इट हैज मोनोपोली टू इशू नोट, मतलब एक ही जना यहाँ पे क्या है, नोट इशू कर सकता है। इट टेकल्स डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अब ध्यान समझना, अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे तो उनका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। यहाँ से डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन का मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। जितने भी महंगे और सस्ते की सिचुएशन बनती है हमारी कंट्री में, आपने देखा होगा टमाटर महंगे हो गए, प्याज सस्ते हो गए, प्याज सस्ते हो गए, टमाटर महंगे हो गए, मतलब ये जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं प्राइसेस। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, वो कौन देखता है, हमारे आरबीआई देखती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक देखती है, ठीक है। सेकंड इज बैंक टू द गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट के बैंक रहते हैं। जैसे हमारा बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, और गवर्नमेंट का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। आरबीआई इज द बैंकर्स एजेंट फाइनेंशियल एडवर्टाइजर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या है, ये सब काम करते हैं। और गवर्नमेंट के क्या क्या काम करते हैं, इट मैनेज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनकी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, बेचेंगे, और गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करेंगे। इट फ्रेम पॉलिसी रेगुलेट द मॉनेटरी मार्केट, और ये क्या है, पॉलिसीज भी फ्रेम करते हैं, किसकी, मॉनेटरी मार्केट की, मतलब कि मनी मार्केट में कितने, मतलब कितने पैसे आने चाहिए मार्केट में, कितने नहीं आने चाहिए। तो जितने भी पॉलिसीज होंगे वो कौन फॉर्मुलेट करेगा, हमारा आरबीआई, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। चलो, बैंकर्स रोल एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स रोल सुपरवाइजरी रोल का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूंगा फादर ऑफ ऑल बैंक, ठीक है, ये क्या है, सब बैंकों के क्या है, फादर है, कौन, आरबीआई। सुपरवाइजरी रोल मतलब कि सबसे सुपीरियर है। एज अ बैंकर्स बैंक इट एक्स द सेम एज रिलेशनशिप बिटवीन एनी कमर्शियल बैंक हैज विद कस्टमर, मैं आपको बताता हूँ, एंड आरबीआई एनी कमर्शियल बैंक। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे लिए बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, और बाकी सबके बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। अगर हमको लोन लेना पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास। अगर बैंक्स को लोन लेना है तो किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। जैसे हम कमर्शियल बैंक में क्या है, पैसे डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही क्या है कि कमर्शियल बैंक क्या है, अपने डिपॉजिट किसको करता है, आरबीआई को। इट प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अभी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी यहाँ पे क्या मतलब है कि किसी भी दो बैंक के बीच में अगर पैसे लेने और देने हैं तो ये कौन सॉर्ट आउट कराता है, आरबीआई, ठीक है। एज सुपरवाइजर RBI changes CRR and LR as when required. As supervisor, RBI changes CRR, SLR as when required so that desired target achieved.
अब देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है एज सुपरवाइजर वाली, इसको मैं अभी नहीं समझाता, ठीक है, इसको बाद में समझाऊंगा जब हम लोग CRR और SLR समझेंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है जो कि महंगाई और सस्ताई को, मतलब महंगाई ज़्यादा है या सस्ता ज़्यादा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या है, CRR और SLR लेके आता है कि मतलब उनके टारगेट क्या है, अचीव हो जाए, ठीक है। ये CRR LRR और आगे पढ़ेंगे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि आखिरी रास्ता, कमर्शियल बैंक के पास आखिरी रास्ता क्या होता है कि किसके पास जाएं, सेंट्रल बैंक के पास, कि अगर बैंक करप्ट हो रहा है, मतलब कि बैंक डूब रहा है, तो किससे हेल्प ले सकता है, सेंट्रल बैंक से। कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट एनी फाइनेंशियल एड्स फ्रॉम एनीवेयर, अगर उसको कहीं से कोई भी पैसे की मदद नहीं करता तो किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसको क्या है, एक तरीके से लोन प्रोवाइड करता है या उनको हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक प्लेज अ रोल गारंटर फ्रॉम फॉर देम मेंटेन अ साउंड हेल्दी बैंकिंग सिस्टम। अब जैसे क्या होता है कि मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा, जैसे मेरा दोस्त है मेरे को पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे तीसरे दोस्त ने बोला कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसके बदले के पैसे वो दे देगा, ठीक है, मेरे पैसे बदले के पैसे। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक भी करता है, क्या है, उन उसके बदले क्या गारंटर की तरह रोल प्ले करता है कौन, सेंट्रल बैंक, कि अगर ये बैंक पैसे नहीं देगा तो इसके बदले के सेंट्रल बैंक पैसे दे देगा, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में, मतलब हर कंट्री में क्या है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे जाते हैं, मतलब कि फॉरेन, मतलब कि बाहर से सामान लेने के लिए अगर इंपोर्ट करना है तो हमको क्या फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं। तो वो कौन देखता है, RBI ही देखते हैं। RBI इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट आल्सो बायज एंड सेल फॉरेन करेंसी, ये क्या है, फॉरेन करेंसी खरीदती है, बेचती है, टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। अब आप देखते हो कि हमारे इंडिया में डॉलर की वैल्यू और हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू की फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 80 थी अब 85 है, कभी 87 है, तो ये जो फ्लक्चुएट होती है किस वजह से होती है, ये RBI की वजह से होती है। RBI क्या है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करता है किसका, फॉरेन करेंसी का, ताकि जो हमारे करेंसी का रेट है वो क्या है, स्टेबलाइज हो सके। क्लियर है। चलो, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसी भी दो बैंक के बीच में अगर उन दोनों को आपस में ट्रांजैक्शन करनी है और उन दोनों को, मतलब कि A को B से पैसे देने हैं, B को A को पैसे देने हैं, तो ये कौन ट्रांजैक्शन करेगा, RBI अपने आप इनको सॉर्ट आउट कर देगा। बेसिकली RBI सेटल डाउन द क्लेम बिटवीन द बैंक, RBI क्या है, सेटल डाउन करता है इन दोनों के बीच में क्लेम। इट अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ कैश, ये क्या है, कैश ट्रांसफर नहीं करता बिटवीन द बैंक एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश, मतलब कि कैश ट्रांसफर नहीं करता। RBI क्या कहता है, आपको उसको देना, आपको उसको देना है, तो ठीक है, जो आपने RBI को दे रखे वो उसमें से सेटल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये जो है यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बट इसको डिटेल में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का यहाँ पे क्या मतलब है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सप्लाई ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे क्या मतलब है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे इंडिया, मतलब हमारी कंट्री में कितना सप्लाई ऑफ क्रेडिट होगा, ये कंट्रोल करता है कौन, RBI। सप्लाई ऑफ क्रेडिट का यहाँ पे मतलब है कितना पैसा रहेगा हमारी कंट्री में, मतलब कि कितना लोन होना चाहिए, कितने लोन पे देना चाहिए, ठीक है। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, कि कितना सप्लाई ऑफ मनी हमारे कंट्री में होना चाहिए, हमारे इकोनॉमी में होना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम कर देंगे। बेसिक से आपको एक बात बताता हूँ, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, ध्यान समझना, अगर ये समझ लिए तो आगे पॉइंट सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। महंगाई ज्यादा है, ठीक है, महंगाई क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सबके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर मैं पैसे कम कर दूं, किसी के पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, तो महंगाई अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि लोग उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब वो महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि सबके पास पैसे ज्यादा है, क्लियर है। ऐसे ही डिफ्लेशन, जब सस्ताई है, मतलब सस्ते रेट पे है और लोगों के पास पैसे नहीं है, तो पैसे बढ़ा देंगे तो सस्ताई भी क्या है, लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कि कैसे हम लोग पैसों को कंट्रोल करें ताकि हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। बाकी हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग, हमारे दो पार्ट रह गए हैं,
पहले हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कि इसके ना क्रेडिट कंट्रोल के हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दूसरा हमारा ये रह गया मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, इसको भी हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। सो टिल गुड बाय, सी यू, एंड प्लीज if you like my video, do share, like, subscribe and press the bell icon. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.